हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। इसका टाइटल है द शिप यानी जहाज, जो कि एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इसके बारे में हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इस स्टोरी में आपको काफ़ी एडवांस्ड लेवल की वोकेबुलरी भी देखने को मिलेगी, जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इनहेंस होगी। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बिना देरी किए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अ वोएजिंग शिप was wrecked during a storm at sea, and only two of the men on it were able to swim to a small desert like island. तो किसकी बात हो रही है? अ वोएजिंग शिप। तो यहाँ पर जो शिप है वो एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और पूरी स्टोरी इससे ही रिलेट करती है। तो शिप कैसा है? वोएजिंग यानी समुद्री यात्रा करने वाला, जो कि एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि क्वालिफाई करता है शिप को, उसकी एक पहचान बताता है। वोएजिंग शिप है यानी समुद्री यात्रा करने वाला, और ए जो है वो एक डिटरमाइनर है। तो इस तरह से अ वोएजिंग शिप यानी एक समुद्री यात्रा करने वाला जहाज। क्या इंफॉर्मेशन आ गई इसके बारे में? वॉज रैग्ड मतलब ध्वस्त हो गया। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना हुआ है। वॉज के बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। वॉज रैग्ड यानी ध्वस्त हो गया। यहाँ पर इसको रैग्ड पढ़ेंगे, W साइलेंट रहेगा। रैग्ड, रैग्ड का मतलब होता है किसी चीज से टकराकर बिल्कुल ध्वस्त हो जाना, टूट जाना, टुकड़े हो जाना, उसको रैग्ड कहते हैं, यानी विनाश हो गया। तो ध्वस्त हो गया था। ड्यूरिंग आ स्टोर्म यानी तूफान के समय। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। आ स्टोर्म एक तूफान, एट सी यानी समुद्र में। एंड ओनली और सिर्फ टू ऑफ द मैन। तो यहाँ पर टू का मतलब है दो, ऑफ द मैन यानी लोग, यानी जितने भी जो लोग बचे थे। यहाँ पर ऑफ के थ्रू इसको सब्जेक्ट निकाला गया। टू ऑफ द मैन, ये प्लूरल है, यानी मैन यानी जो बहुत सारे लोग थे उनमें से दो लोगों की बात हो रही। ऑन इट यानी इस पर। वर यानी थे, और एबल टू स्विम, तो इसका मतलब है तैर सके, टू अ स्मॉल एक छोटे से, डिजर्ट लाइक, डिजर्ट लाइक का मतलब होता है रेगिस्तान जैसे। आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। यानी एक समुद्री यात्रा करने वाला जहाज समुद्र में तूफान के दौरान ध्वस्त हो गया, और उसमें सिर्फ दो लोग तैरकर एक छोटे से रेगिस्तान जैसे द्वीप पर पहुंच सके या तैरकर जा सके। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो पैसिव वॉइस में है। और इसके बाद वर एबल, एबल का जब यूज करते हैं तो ये कैन का सेंस निकालता है, यानी एक कैपेसिटी को दिखाता है। जिस तरह से कैन यानी सकते हैं, कुड सकता था, तो वैसे वर एबल यानी ए, योग्य हो सके टू स्विम तैरने के। तो इसका मतलब है तैर सके, ये कुड का सेंस निकालता है। यहाँ पर स्मॉल छोटा सा, डिजर्ट लाइक, ये दोनों जो है एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि विशेषता बताते हैं आइलैंड की। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द टू सर्वाइवर्स यानी दो। सर्वाइवर्स का मतलब होता है जो बचे हुए लोग थे, यानी द टू सर्वाइवर्स जो बचे हुए दो लोग, यानी जो दो लोग उसमें तैरकर जो आइलैंड पर पहुंच गए थे उनकी बात हो रही है, यानी दो बचे हुए लोग। नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, एग्रीड दैट दे हैड नो अदर रिकोर्स बट टू प्रे टू गॉड। तो इसका मतलब है द टू सर्वाइवर्स, बचे हुए दो लोग, नॉट नोइंग यानी नहीं जानते थे या ना जानते हुए, व्हाट एल्स टू डू यानी आगे क्या करना है। व्हाट एल्स टू डू आगे क्या करना है। एग्रीड का मतलब है सहमति जताई। दैट की दे हैड उनके पास था, उनके पास था। हैड का यूज पोजीशन के रूप में किया गया है, पास होने के सेंस में किया गया है। तो दे हैड उनके पास था। नो अदर रिकोर्स का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं। रिकोर्स यानी उपाय, जिसको हम ऑप्शन कहते हैं, यानी उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। बट टू प्रे यानी प्रार्थना करने के सिवा। बट का मतलब है के सिवा, टू प्रे यानी प्रार्थना, टू गॉड ईश्वर की। बचे हुए दो लोग ये नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है, तो उन्होंने ये सहमति जताई कि उनके पास ईश्वर की प्रार्थना करने के सिवा
कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो यहाँ पर जो रिकोर्स है, ये आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि क्या किस चीज की बात हो रही है? रिकोर्स यानी उपाय की बात हो रही है। बट टू प्रे टू गॉड यानी ईश्वर की प्रार्थना के सिवा। तो आगे क्या होता है? हाउ एवर, to find out whose prayer was more powerful, they agreed to divide the territory between them and stay on opposite sides of the island. तो उन्होंने क्या फैसला किया? हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है वो किसी ना किसी उद्देश्य की तरफ इशारा करता है और उसका हिंदी अनुवाद ना नी ने से करते हैं, यानी टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए। हुज प्रेयर, किसकी प्रार्थना। यहाँ पर जो हुज है वो एक इंटरोगेटिव वर्ड है, बट यहाँ पर जो है एडजेक्टिव का काम करता है, यानी किसकी प्रेयर। वॉज यानी थी, मोर पावरफुल यानी ज्यादा प्रभावपूर्ण या ताकतवर। दे एग्रीड, उन्होंने सहमति जताई। टू डिवाइड का मतलब है बांटने की। द टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, यानी वो जो जगह थी आइलैंड, उस क्षेत्र को बिटवीन देम यानी आपस में। यहाँ बिटवीन देम यानी दोनों के बीच में। अमोंग का मतलब भी यही होता है और बिटवीन का मतलब भी, बट बिटवीन का यूज सिर्फ दो चीजों के बीच जब कोई कंपैरिजन कोई बात होती है वहां बिटवीन का यूज करते हैं। तो आपस में एंड स्टे और रहने की ऑन अपोजिट साइड्स का मतलब होता है विपरीत दिशाओं में। ऑफ द आइलैंड यानी द्वीप के, यहाँ पर जो ऑफ है वो एक प्रेपोजिशन का काम करता है, यानी द्वीप के विपरीत दिशाओं में रहने का और आपस में उस क्षेत्र को बांटने की सहमति जताई। किस लिए? ये पता लगाने के लिए कि किसकी प्रेयर यानी प्रार्थना ज्यादा पावरफुल थी। तो आगे देखिए क्या होता है अब इसमें। द फर्स्ट थिंग दे प्रेड फॉर वॉज फूड। द फर्स्ट थिंग यानी सबसे पहली, यानी जो पहली चीज, दे प्रेड उन्होंने प्रार्थना की। यहाँ V2 यानी प्रेड वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उन्होंने प्रार्थना की, फॉर यानी जिसके लिए, वॉज थी, फूड यानी खाना, यानी पहली चीज यानी जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की वो क्या था? खाना था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट मैन सॉ अ फ्रूट बेयरिंग ट्री ऑन इस साइड ऑफ द लैंड। तो इसका मतलब है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, द फर्स्ट मैन पहला आदमी यानी जो पहला इंसान था, सॉ यानी देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब होता है देखता है और सॉ मतलब देखा, क्योंकि V2 है वर्ग की सेकंड फॉर्म है। अ फ्रूट बियरिंग ट्री का मतलब होता है एक फलों से लदा हुआ पेड़। तो फ्रूट बियरिंग आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है ट्री को, यानी फलों से लदा हुआ पेड़। ऑन हिज साइड ऑफ द लैंड का मतलब है अपने क्षेत्र में, यानी जो जगह उसको हिस्से में मिली थी, जो उन्होंने बीच में बांटी थी, तो उसके साइड में, यानी ऑन हिज साइड ऑफ द लैंड यानी उसकी तरफ। तो अगली सुबह को उसकी तरफ एक फलों से लदा हुआ पेड़ उसने देखा। एंड ही वॉज एबल टू ईट इट्स फ्रूट। एंड और ही वॉज एबल का मतलब है वो सका, टू ईट यानी खा, इट्स फ्रूट इसके फल, और वो इसके फल खा सका। द अदर मैन, द अदर मैन, ये जो एस है ये बाय मिस्टेक इससे ऐड हो गया, बट ये इसका अपोस्ट्रोफी एस है। द मैंस पार्सल ऑफ लैंड रिमेन्ड बैरन, इसका मतलब है द अदर मैंस, ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका सेंस होता है का की के, यानी पोजीशन का काम करता है। ये अधिकार दिखाता है दूसरी चीज पर, यानी दूसरे आदमी का, पार्सल कहते हैं अंश यानी हिस्सा, ऑफ लैंड भूमि का, रिमेन्ड यानी रहा, ये भी V2 है। बैरन का मतलब होता है बंजर। ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है जमीन को, यानी कैसा रहा? बंजर। तो दूसरे आदमी का जो जमीन का हिस्सा था वो कैसा रहा? बंजर रहा। आफ्टर अ वीक का मतलब है एक सप्ताह के बाद। द फर्स्ट मैन यानी पहला आदमी, वॉज लोनली का मतलब है अकेला था। कैसा था? अकेला था। एंड ही और उसने, डिसाइडेड का मतलब है फैसला किया। क्या किया उसने? फैसला किया। किस बात का? टू प्रे, प्रार्थना करने का। तो जब भी मेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो एक पर्पस के लिए उसका यूज करते हैं। किस लिए? क्या फैसला किया? प्रार्थना करने का। फॉर अ वाइफ, एक पत्नी के लिए। यहाँ पर भी फॉर एक प्रेपोजिशन है
और इसका सेंस है लिए। तो जब लिए के सेंस में फॉर आता है तो आगे नाउन होता है, और लिए के सेंस में जब टू का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर टू है, तो इसके बाद वर्ब आती है। तो प्रार्थना करने के लिए उसने फैसला किया, किसके लिए प्रार्थना करने के लिए? फॉर अ वाइफ, एक पत्नी के लिए, और उसने एक पत्नी के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया। अब आगे स्टोरी में देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अनदर शिप, इसका मतलब है एक दूसरा जहाज। अनदर शिप, एक दूसरा जहाज, वॉज रैक्ड यानी ध्वस्त हो गया, वहां टकरा कर ध्वस्त हो गया। एंड द ओनली सर्वाइवर का मतलब होता है एकमात्र बचा हुआ इंसान, वॉज यानी था, अ वुमेन, एक औरत। तो जो दूसरा जहाज ध्वस्त हो गया, कैसा हो गया? ध्वस्त, V3 है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये, ध्वस्त हो गया, और उसमें जो एकमात्र इंसान बचा था, सर्वाइवर का मतलब होता है बचने वाला। तो जो बचा था वो कौन था? एक औरत थी, हु यानी जो। किसके लिए बोला गया ये? उस औरत के लिए जो। स्वयं का मतलब है तैरकर आई, ये स्विम की सेकंड फॉर्म है। टू हिज साइड ऑफ द लैंड का मतलब है उसकी तरफ। और अगले दिन एक दूसरा जहाज वहां आकर ध्वस्त हो गया, और उसमें जो एकमात्र इंसान बचा था वो एक औरत थी, जो उसकी ही तरफ तैरकर पहुंची। ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड देयर वॉज नथिंग। तो ऑन यानी पर, द अदर साइड दूसरी तरफ, ऑफ द आइलैंड यानी द्वीप के दूसरी साइड में, देयर वॉज यानी था, ये जो देयर है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका कोई सेंस नहीं है। देयर वॉज यानी था, नथिंग कुछ नहीं, और दूसरी जो आइलैंड था उसके दूसरी साइड में कुछ नहीं था, यानी जो दूसरा आदमी जिस साइड में प्रेयर कर रहा था उसकी तरफ कुछ भी नहीं था, जमीन बंजर पड़ी थी। सून द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ हाउस, क्लॉथ्स, मोर फूड। तो सून का मतलब है जल्दी ही, द फर्स्ट मैन पहले वाले इंसान ने प्रेड प्रार्थना की, फॉर अ हाउस एक घर के लिए, या फिर से फॉर और आगे एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी घर के लिए, क्लॉथ्स कपड़ों के लिए, मोर फूड और खाने के लिए। और जल्दी ही पहले वाले आदमी ने घर के, कपड़ों के और ज्यादा खाने के लिए उसने प्रार्थना की। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, लाइक मैजिक, इसका मतलब है जादू की तरह। लाइक मैजिक, जिस तरह से जादू किया जाता है और चीजें एकदम बदल जाती हैं, वैसे ही जादू की तरह ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी चीजें, ऑल का मतलब है जो सारी चीजें उसने प्रे की, यानी हाउस, क्लॉथ्स, फूड, सारी चीजें, ऑफ दीज यानी ये, वर गिवन का मतलब है दे दी गई थी। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वी थ्री का यूज किया है, यानी दी गई थी टू हिम, उसको, और जादू की तरह ये सारी चीजें उसको दे दी गई थी। हाउ एवर, हालांकि, द सेकेंड मैन दूसरा आदमी, स्टिल अब भी, हैड नथिंग का मतलब पास कुछ नहीं था। यहाँ पर फिर से हैड का यूज जो है ना, वो पास होने के सेंस में यानी पोजीशन के रूप में किया है, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता, बट इसके आगे एक नाउन या प्रोनाउन जब भी आता है तो समझ लो वो आपका पोजीशन के रूप में उसका प्रयोग, और हिंदी सेंस पास होना होता है। हालांकि दूसरे आदमी के पास अब भी, स्टिल का मतलब है अब भी, कुछ नहीं था। आगे देखते हैं। फाइनली द फर्स्ट मैन prayed for a ship so that he and his wife could leave the island। तो फाइनली का मतलब होता है आखिरकार या अंत में। द फर्स्ट मैन पहले आदमी ने प्रेड यानी प्रार्थना की। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, किस चीज की प्रार्थना की? फॉर अ शिप, एक जहाज के लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब इनके बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन चीजों का होना कंपलसरी होता है। तो पहले आदमी ने जहाज के लिए प्रार्थना की, सो दैट का मतलब होता है ताकि या जिससे कि, जो कि एक कंजक्शन का काम करता है, यानी ताकि ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी पत्नी, कुड लीव का मतलब है छोड़कर जा सकें। यहाँ पर कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका जो सेंस है वो सका, सकी, सके, इस में हम इसका यूज करते हैं। कुड लीव यानी छोड़कर जा सकें, द आइलैंड यानी इस द्वीप से। तो आखिरकार पहले आदमी ने एक जहाज के लिए प्रार्थना की ताकि वो और उसकी पत्नी आइलैंड को छोड़कर वहां से जा सके। इन द मॉर्निंग ही फाउंड अ शिप डॉक्ड एट हिज साइड ऑफ द आइलैंड। तो क्या होता है इन द मॉर्निंग यानी सुबह को, सुबह को या शाम को, इसमें हम इनका यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग सुबह को, ही फाउंड,
ही फाउंड का मतलब है उसने पाया या देखा। जब हमारे सामने कोई चीज आती है तो वो सेंस पाया या देखा दोनों एक ही बात है। उसने पाया, फर्स्ट फॉर्म इसकी फाइंड होती है और सेकंड फॉर्म है ये फाउंड। उसने पाया अशिप एक जहाज को, डॉग्ड का मतलब है खड़े हुए। तो ये कंडीशन, ये दशा बता रहा है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, खड़े हुए। एट हिज साइड यानी उसकी तरफ ऑफ द आइलैंड, यानी आइलैंड की जो उसकी साइड थी उस पर उसने सुबह को एक जहाज को खड़े हुए पाया। द फर्स्ट मैन बोर्डेड द शिप विद, ये अलग है, इससे स्पेस नहीं दिया गया धोखे से, विद हिज वाइफ एंड डिसाइडेड टू लीव द सेकेंड मैन ऑन द आइलैंड। तो यहां पर हम समझते हैं सेंटेंस को, पहला आदमी बोर्डेड, बोर्डेड का मतलब होता है चढ़ गया। जब किसी बाहर से जब हम किसी दूसरी तरफ चढ़ते हैं किसी चीज के अंदर तो बोर्ड का यूज करते हैं। बोर्डेड यानी चढ़ गया, द शिप यानी जहाज में। विद का मतलब है लेकर या साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू लीव जाने का, द सेकंड मैन छोड़कर जाने का दूसरे आदमी को, ऑन द आइलैंड यानी द्वीप पर। तो पहला आदमी अपनी पत्नी के साथ जहाज में चढ़ गया और दूसरे आदमी को आइलैंड पर छोड़कर जाने का फैसला किया। ही कंसीडर्ड द अदर मैन अनवर्थी to receive God's blessings since none of his prayers had been answered. He considered का मतलब है वो समझता था या उसने समझा। कंसीडर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कंसीडर्ड। वो समझता था द अदर मैन दूसरे इंसान को, अनवर्ती कहते हैं अयोग्य यानी बेकार। जब कोई किसी को हम बेकार समझते हैं उसके लिए अनवर्थी या अयोग्य कह सकते हैं या बेकार कह सकते हैं। टू रिसीव हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, गॉड्स ब्लेसिंग्स यानी ईश्वर का आशीर्वाद। सिंस क्योंकि नन ऑफ हिज प्रेयर्स यानी उसकी जो प्रेयर्स उसने जो की थी उसमें से कोई नहीं, यानी फिर से नन का यूज किया है और बीच में ऑफ लगा है और आगे एक नाउन है, यानी उसने जो प्रेयर की थी उसमें से कोई नहीं, हैड बीन आंसर्ड यानी उत्तर दिया गया था। वो दूसरे आदमी को बेकार समझता था, इसलिए क्योंकि अ, उसे ऐसा लगता था कि उसकी जितनी भी प्रेयर थी उनमें से ईश्वर के द्वारा उसका कोई किसी का भी आंसर नहीं दिया गया था, ना ही वो ईश्वर के आशीर्वाद को हासिल कर सका था। तो इसलिए वो उसको अनवर्थी, अयोग्य या बेकार समझता था। लेकिन होता कुछ और ही है। देखिए स्टोरी में क्या होता है। एज द शिप वॉज अबाउट टू लीव, तो जैसे ही, ये टाइम को दिखाता है, जैसे ही द शिप यानी वो जहाज, वॉज यानी था, अबाउट टू लीव का मतलब है जाने ही वाला। द फर्स्ट मैन पहला आदमी, हर्ड यानी सुनी, अ वॉइस आवाज, फ्रॉम हेवन का मतलब है स्वर्ग से, बूमिंग का मतलब होता है जोर से आती हुई। तो जैसे ही जहाज जाने ही वाला था जिस समय, तो पहले आदमी ने स्वर्ग से तेजी से आती हुई एक आवाज को सुना। वाई आर यू लिविंग योर कंपेनियन ऑन द आइलैंड। वाई आर यू, तुम क्यों हो, तुम हो और वाई मतलब क्यों, लिविंग छोड़कर जा रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है क्योंकि आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हिंदी सेंस रहा है, रही है, रहे हैं। तुम क्यों जा रहे हो, योर छोड़कर जा रहे हो, योर कंपेनियन अपने साथी को, ऑन द आइलैंड यानी इस द्वीप पर तुम अपने साथी को छोड़कर क्यों जा रहे हो। माई ब्लेसिंग्स आर माइन अलोन सिंस आई वॉज द वन हु प्रेड फॉर देम, द फर्स्ट मैन आंसर्ड। इसका मतलब है जो पहला आदमी था उसने आंसर दिया। क्या आंसर दिया। माई ब्लेसिंग्स यानी मेरे आशीर्वाद, मेरे वरदान जो मुझे मिले हैं, आर माइन मेरे हैं, अलोन यानी सिर्फ और सिर्फ, यानी जो मेरे आशीर्वाद हैं वो सिर्फ मेरे हैं। सिंस क्योंकि आई वॉज द वन, मैं एकमात्र वो इंसान हूं, हु प्रेयर जिसने प्रार्थना की, फॉर देम उनके लिए, क्योंकि मैंने ही तो उनके लिए प्रार्थना की थी। यहाँ जो हु है वो वन के लिए, और वन कौन है यहाँ पर, आई, और आई कौन है, पहला इंसान। तो मैं ही वो इंसान हूं जिसने उनके लिए प्रार्थना की। ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और एक कनेक्टर का काम करता है, दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये इसका जो हिंदी सेंस होता है वो उसी के लिए बोला जाता है जो इससे पहले आता है, जो, जिसने या जिन्होंने, ऐसे हम इसका हिंदी अनुवाद निकालते हैं। His prayers were all unanswered and so he does not deserve anything. His prayers, उसकी प्रार्थनाएं, वर यानी थी, ऑल सभी, अनआंसर्ड का मतलब उत्तर नहीं दिया गया, और उसकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया गया। एंड सो इसलिए ही डज नॉट डिजर्व, वो लायक नहीं है, एनीथिंग किसी भी चीज के, इसीलिए वो किसी चीज के लायक नहीं है। यहाँ पर डज नॉट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये।
अब स्टोरी का जो लास्ट है वो देखते हैं। यू आर मिस्टेकन, तुम गलत हो। ये मिस्टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू आर मिस्टेकन, तुम कैसे हो, गलत। और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव, क्योंकि विशेषता बता रहा है तुम्हारी, यानी फर्स्ट मैन की। ये जो यू है ये फर्स्ट मैन के लिए यूज किया गया और ये प्रोनाउन है। तुम गलत हो। द वॉइस, आवाज ने, रिब्यूक्ड का मतलब है डांट लगाई, हिम उसकी। तो आवाज ने उसकी डांट लगाते हुए कहा तुम गलत हो। ही हैड ओनली वन प्रेयर विच आई आंसर्ड। ही हैड वो था, ही हैड वो था, ओनली वन प्रेयर सिर्फ एकमात्र प्रार्थना करने वाला, विच जिसका, आई आंसर्ड मैंने उत्तर दिया। यानी जो वो आवाज थी वो स्वर्ग से आई थी, जन्नत से आई थी, यानी ईश्वर की आवाज थी। तो उसने कहा उस आवाज ने कि मैंने जिसका उत्तर दिया। ये जो विच है ये किसके लिए वो लगा, प्रेयर के लिए। जैसे हु आपने देखा कनेक्टर का काम कर रहा था, वैसे विच भी, यानी जिसका, किसका, प्रेयर का। तो जिसकी मतलब जिसका मैंने उत्तर दिया वो एकमात्र वही इंसान था जिसकी प्रेयर का मैंने उत्तर दिया। इफ नॉट फॉर दैट, अगर वो नहीं होता, इफ नॉट फॉर दैट का मतलब है अगर वो नहीं होता, यानी अगर वो प्रेयर नहीं करता, यू वुड नॉट हैव रिसीव्ड, इसका मतलब तुम्हें नहीं मिल पाता। वुड हैव कम, वुड हैव यानी आगे पॉसिबिलिटीज के सेंस में इसका यूज करते हैं। वुड हैव रिसीव यानी मिल पाता। एनी ऑफ माई ब्लेसिंग्स का मतलब जो मेरे ब्लेसिंग्स हैं, ऑफ का यूज किया गया उनमें से कोई, यानी मेरे आशीर्वाद में से कोई आशीर्वाद, यानी एक भी आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिल पाता। टेल मी, मुझे बताओ। द फर्स्ट मैन आस्क्ड, पहले आदमी ने पूछा। द वॉइस, आवाज से। वॉट डिड ही प्रे फॉर दैट आई शुड ओ हिम एनीथिंग, यानी वॉट, और यहाँ पर व्हाट, क्या डिड ही, उसने प्रे यानी प्रार्थना की। ये डिड लगा हुआ है आपकी सेकंड फॉर्म में। उसने क्या प्रार्थना की, फॉर दैट जिसके लिए, आई शुड ओ मैं एहसान मानूं, हिम उसका एनीथिंग कुछ भी, जिसके लिए मैं उसका कुछ भी ऋणी हूं या एहसान मानूं। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, दैट की ऑल योर प्रेयर्स, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं, बी आंसर्ड का मतलब है कबूल कर ली जाएं या उनका आंसर दे दिया जाए। यानी उसकी प्रार्थना ये थी कि जो तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं उनका आंसर दे दिया जाए। यानी वो जो प्रार्थनाएं कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था कि तुम जो दुआ मांग रहे हो, जो प्रे कर रहे हो वो कबूल हो जाए। यानी उसने सारी प्रेयर सिर्फ तुम्हारे लिए की है और तुम उसको अकेला छोड़कर जा रहे हो। फॉर ऑल वी नो आवर ब्लेसिंग्स आर नॉट द फ्रूट्स ऑफ आवर प्रेयर्स अलोन बट दोज ऑफ अनदर प्रेइंग फॉर अस। तो इस स्टोरी से हमें देखिए क्या सीखने को मिलता है, इसका मोरल क्या है। फॉर ऑल यानी सभी के लिए, वी नो, फॉर ऑल वी नो यानी जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑल वी का मतलब है हम सब। जैसा कि हम सब जानते हैं, आवर ब्लेसिंग्स, हमारे आशीर्वाद यानी हमारी जो दुआएं कबूल होती हैं, आर नॉट नहीं है, द फ्रूट्स यानी फल, ऑफ आवर प्रेयर्स अलोन, यानी सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं का फल नहीं है, बट लेकिन दोज ऑफ अनोदर यानी उन दूसरे लोगों का भी फल है, प्रेइंग जो प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर अस हमारे लिए। तो इसका मतलब है हम सभी को ये जानना चाहिए कि जो हमें आशीर्वाद मिले हैं, जो हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं, वो सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं का फल नहीं है, बल्कि उन लोगों की प्रार्थनाओं का भी फल है जो हमारे लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए, दूसरों की जो प्रेयर है उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि समय पर आपकी कोई ऐसी लगातार वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।